खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में कोर्ट ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अन्य 5 आरोपियों यानी गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ ऐसा प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद है जो गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए के तहत तय वैधानिक कसौटी को पूरा करता है। इसी मुद्दे पर स्टेट मिरर के संवाददाता जितेंद्र चौहान ने उमर खालिद के पिता XUR इलियास से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली दंगों के आरोप में उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है। ऐसे में जो उनके परिवारजन हैं वो ये कयास लगाकर बैठे हुए थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी और 5 साल बाद शायद दोनों को जमानत मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं XUR इलियास साहब, जो उमर खालिद के पिताजी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि नहीं, अभी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी जाएगी। एक पिता होने के नाते आपको क्या उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, या सुप्रीम कोर्ट ने जब मना कर दिया तो सर क्या किस तरह देखते हैं इस पूरे फैसले को? देखिए, असल में जाहिर बात है कि सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बार सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल जाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस बुनियाद पे ज़मानत देने से इनकार किया है वो ख़ुद अपने ही बहुत सारे फैसलों को उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया है। पहली बात तो यह है कि 5 साल बग़ैर किसी ट्रायल के उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल के अंदर बंद है। जिस तरह वो 5 लोग जिनको ज़मानत मिली वो भी 5 साल से ज़्यादा अरसे से बंद थे। तो एक बात तो ये थी कि सबको इस बुनियाद पे ज़मानत का हक़ था कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और 5 साल से वो बग़ैर किसी जुर्म के जेल के अंदर बंद है। दूसरी बात ये थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंक्शन किया है कि 5 लोग अलग पायदान पर हैं और 2 लोग अलग पायदान पर हैं, और ये 2 लोग जो थे वो आइडियोलॉजिकल आर्किटेक्ट थे और ये 5 लोग जो हैं उनके फॉलोअर थे। ना तो FIR में इस तरह की कोई बात है और ना चार्जशीट में इस तरह की कोई बात। सबके ऊपर चार्जेस एक ही तरह के हैं, एक ही चार्जशीट है, एक ही FIR है और चार्जेस भी सिमिलर टाइप के हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो आरोप उमर खालिद पर और शर्जील इमाम पर हैं वो मेन कॉन्स्पिरेटर माने गए हैं, और जो भी जांच हुई है सर, अभी उन्होंने कहा कि UAPA के तहत जो जांच चल रही है, जो भी धाराएं लगाई गई हैं उसके तहत इनको जेल में रखा जा सकता है, उनका ये कहना था सर। नहीं, बुनियाद बताइए ना आप मुझे। असल में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमारे वकील ने ये बात वाज़ेह कर दी कि जिस ज़माने में दिल्ली के दंगे हुए उमर खालिद दिल्ली में नहीं थे। व्हाट्सएप ग्रुप में जिसका हवाला दिया जा रहा है उसके एडमिन कोई और है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, उनको गिरफ्तार तक नहीं किया गया है चार्जशीट में नाम होने के बावजूद। और उमर खालिद का कोई भी सोशल उसमें कोई मैसेज नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और फिर तीसरी बात ये थी कि जिस स्पीच का हवाला दिया गया उमर खालिद की, उस स्पीच में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसी को वायलेंस पे उकसाती हो, बल्कि प्यार मोहब्बत की बातें हैं। जो पूरी स्पीच हमने सुप्रीम कोर्ट में भी सुना दी थी और लोअर कोर्ट में भी सुना दी थी। तो वो बुनियाद क्या है, हम तो ये जानना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो बुनियाद क्या है जिसके बुनियाद पे आपने उमर खालिद को बेल देने से इनकार किया है। तीसरी बात ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे आर्टिकल 21 का, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक फ़ैसले में 3 मेंबर बेंच के फ़ैसले में नजीब के मामले में एक पैरामीटर सेट किया है कि अगर ट्रायल नहीं शुरू हुआ है और 5 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया है तो उनको बेल मिलनी ही चाहिए। तो अपने ही फैसले को उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया है। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है उसमें कि जिस तरीके का सब पूरा ये अपराध की श्रेणी में रखा गया है इनको, वो बहुत ही खतरनाक है और कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता था। कॉन्स्पिरेटर के तौर पर उनको माना गया है मेन दोनों को। मैं तो ये जानना चाहता हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की अपेक्स बॉडी है, हाईएस्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई तत्व होने चाहिए, कोई फैसला देने की कोई बुनियाद बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस ने लफाजी की है अपनी चार्जशीट में, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। तो सर, आपका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी पुलिस ने चार्जशीट वगैरह जो भी दाखिल किए, जो भी तथ्य उनके सामने रखे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट समझ नहीं पाया है या उन्होंने कोई पार्शियलिटी की, आपका ये कहना है? देखिए, हम इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे पार्शियलिटी की है या नहीं की है। असल बात जो मुझे कहनी है वो ये है कि पुलिस के वर्जन को उन्होंने कबूल कर लिया। हमने जो आर्गूमेंट दिया था उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। तो मसला ये है कि अगर आप पुलिस की ही राय को ले रहे हैं, सरकार की ही बात को मान रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि आप सरकार की आवाज़ बन रहे हैं।
सवाल ये पैदा होता है। बात वही आ गई ना सर कि क्या कहते हैं कि आपका ये मतलब आप जो बात कह रहे हैं कि पुलिस ने आपकी बात नहीं सुनी या कोर्ट ने आपकी बात को जो तथ्य आप लोगों ने रखे वो नहीं माने, पुलिस की बात को उन्होंने मान लिया, आपकी बातों को कहीं ना कहीं सिरे से खारिज कर दिया कोर्ट ने एक तरीके से। बात बुनियाद क्या है खारिज करने की, आप मुझे बताइए ना। सर तो जज का फैसला देखिए ना, तो हम बता सकते हैं उस बारे में। नहीं, हम तो पूछ सकते हैं ना, पूछने का अधिकार है हमारा। हम ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो क्या एविडेंस थे जिसके बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद को इस कंस्पिरेसी से कनेक्ट करता है। उमर खालिद दिल्ली में नहीं थे जब दंगे हुए। उमर खालिद का कोई भाषण ऐसा नहीं है जो दंगा भड़काता हो। उमर खालिद जो है वो सी हाँ, उन्होंने अलबत्ता सीए की तहरीक में पार्टिसिपेट किया था। तो अगर आपका ये ख्याल है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, उसके किसी फ़ैसले पे टिप्पणी करना, उसकी आलोचना करना ये जुर्म है, तो फिर उमर खालिद ही क्यों, तमाम पॉलिटिशियंस को उसके अंदर आना चाहिए, तमाम लोगों को उसके अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो ये जो डेमोक्रेसी की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ये तो बहुत सारे इसके जो यानी आगे के परिणाम निकलेंगे वो बहुत ख़तरनाक होंगे। परिवार के तौर पर सर मैं अगर से बात करूं तो चूंकि सर आपका बेटे हैं उमर खालिद, 5 साल से वो सर जेल में हैं, आपको लगता है कि एक परिवार के नाते भी आपको बहुत बड़ा सेटबैक है ये परिवार के तौर पर? नहीं, हमको भी ज़हनी तौर पर जी बिल्कुल सेटबैक है। भाई एक बच्चा है जिसने हाईली क्वालिफाइड है, जेएनयू से पीएचडी स्कॉलर है, अब उसने पीएचडी कंप्लीट करने के बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होने वाला था, आपने उठाकर जेल में बंद कर दिया बगैर किसी आरोप के, बगैर किसी इल्ज़ाम के। ना इल्ज़ाम उस पर पुलिस सही से लगा सकी है, ना आप उसको कोर्ट के अंदर पेश कर सके। आपको लगता है कि जो यूएपीए लगाया गया है उन पर, वो शायद नहीं लगता उन पर, आपको ऐसा लगता है? देखिए, जो इल्ज़ाम है कि आपने सीए की तहरीक चलाई, हुकूमत के फ़ैसले की मुखालफत की, अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि शर्जील इमाम ने कुछ भड़काऊ भाषण दिए, तब भी उन पे यूएपी नहीं लग सकता है। आर्टिकल सीआरपीसी सर उनका तो ये बयान था कि चिकन नेक काट देंगे, हम चिकन नेक काट देना चाहिए, उनके तो इस तरह का बयान है सर। चिकन नेक पे काट देने का मतलब उनका ये था कि हम यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट करेंगे, चक्का जाम करेंगे। सुनिए जानते हैं चिकन नेक किस भारत में किसको कहा जाता है? जो नॉर्थ ईस्ट के असम का जो एरिया कॉरिडोर है उसको चिकन नेक कहा जाता है। आप ही बताइए, हमारे देश में बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं, सड़कें रोकी गई हैं, अभी किसानों ने किया था, पूरा दिल्ली जाम कर दिया था, चारों तरफ से दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया था। फिर ये जो है आपने देखा होगा कि ट्रेनें रोकी जाती है, चक्का जाम किया जाता है, वो तो अमलन करके दिखाते हैं। एक आदमी सिर्फ धमकी दे रहा है कि मैं ऐसा करूँगा, तो आप उसको यूएपीए लगा देते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जो दोहरा म्यार है, इसको भी देखना चाहिए। मतलब ये सरकार का दोहरा म्यार है या सुप्रीम कोर्ट का दोहरा म्यार है सर? हम तो समझते दोनों का दोहरा म्यार है। आप फैसला करने की बुनियाद क्या बना रहे हैं? पुलिस ने यानी ये कहने की बात कि भाई उन्होंने ये कहा था कि हम चिकन नेक को काट देंगे, काट देने का मतलब यही कि प्रदर्शन करेंगे वहाँ पे, रास्ता रोक देंगे। तो ऐसे रास्ते तो हमारे यहाँ पॉलिटिशियन रोकते ही रहते हैं मुस्तकिल, उनके खिलाफ तो आप यूएपी नहीं लगाते कभी। आपको लगता है कि सर जो भी अभी, क्योंकि अब कोर्ट ने बोल दिया कि 1 साल तक वो जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 1 साल और रहना पड़ेगा उनको, सर आगे आप लोगों ने क्या सोचा सर, किस तरह से? नहीं, देखिए, जो केस है अदालत में, अब जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं उनको उनकी जरा हो जानी चाहिए। तो हम देखेंगे, अभी तो चार्जेज ही फ्रेम नहीं हुए, 5 साल में कोर्ट चार्जेज ही फ्रेम नहीं कर सका, तो अब वो केस किस रफ्तार से चल रहा है? पुलिस ने केस ही इस तरह बनाया है कि प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जाए। आप मुझे बताइए, 30,000 पन्नों की चार्जशीट है, आप उठाकर चार्जशीट पढ़ लीजिए। जो आदमी जो कोई जज है जो 30,000 पढ़ने पड़ेगा, और उसके बाद 900 विटनेसेस हैं, जिसमें से 45-46 विटनेसेस प्रोटेक्टेड विटनेसेस जिनको नाम भी नहीं मालूम, गुमनाम लोग हैं। हाँ, तो आप जब इस तरह डिज़ाइन करते हैं चार्जशीट को, वो इसी तरह डिज़ाइन करते हैं कि ये केस सालों तक चलता रहे। आपको लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी एक तो कोर्ट में ये प्रूफ की जा रही है कि इन्होंने कुछ गुनाह किया है उमर खालिद ने शर्जील इमाम में, आप ये बात भी कह रहे हैं कि एक कॉन्स्पिरेसी ये भी रची जा रही है कि किस तरीके से उनको जेल में रखा जाए? नहीं, कॉन्स्पिरेसी एक तरीके से बिल्कुल। आप बताइए, पुलिस ने जिस तरह चार्जशीट बनाई है, 30,000 पन्नों की चार्जशीट, आप पढ़िए उसको, हमारे का वकील ने ये अदालत में कहा, तो फैमिली मैन की स्क्रिप्ट है। लेकिन सर सवाल यही उठता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश की है, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज़ जाती हैं तो बहुत तथ्यों के आधार पर चीज़ें जाती हैं, आगे बढ़ती हैं, और ये तो केस ऐसा है कि सर जहाँ पर हर कोई, चाहे जब वो सरकारी महकमा हो, वकील साहब हो या कोर्ट हो, बहुत फूक फूक चीज़ें देखी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कोई ऐसा फैसला लिया है तो सर कुछ ना कुछ तो उनके जहन में भी होगा, तर्क होगा उनके पास भी। आपका ये ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से गलती नहीं होती?
नहीं सुप्रीम कोर्ट ऐसे कई मैं तो फैसले कानून की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, आप बताइए ना, कल से आप अखबार पढ़िए, आप जो है टीवी चैनल देखिए, लोगों ने कई उसकी गलतियां दिखा दी। इस फैसले के अंदर क्या क्या गलतियां वही हैं। कह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कॉन्स्पिरेसी इनके खिलाफ भी हो रही है? मैं यही कह रहा हूँ सर आपसे। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट को कंस्पिरेसी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है और ये फैसला गलत है, इस पर कई विशेषज्ञ कह चुके हैं। क्योंकि 5 लोगों को जमानत दे दी सर, इन दोनों को नहीं दी, तो इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो 5 लोगों को जमानत दी, वो कितनी कंडीशनल जमानत है, 12 कंडीशन लगा दी है। एक तरह से वहाँ जेल से निकाल के घर में नजरबंद कर दिया आपने। क्या कसूर था इन सब का? ये कसूर था कि इन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च किया था यहाँ पे शाहीन बाग की शक्ल में। सर जैसे कि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि उमर खालिद ने अभी एक्सेप्ट कर लिया कि यही मेरी ज़िंदगी है। एक पिता होने के नाते आपको, नहीं एक्सेप्ट नहीं किया है, एक टिप्पणी है उनकी। मतलब जो भी है सर, भावनाएं हैं उनकी भी सर। हाँ ठीक है, मतलब ये कि उमर खालिद भी होपफुल थे कि इस बार सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगी। हम भी होपफुल थे। और मैं जब अदालत में पहुंचा हूं तो जितने जर्नलिस्ट मुझे मिले, सब ने मुझसे कहा कि भाई आज तो आपके लिए बड़ा दिन है, आज अदालत आपको बेल। मैं महसूस कर पा रहा हूँ सर, आप जज्बाती हो रहे हैं थोड़ा सा। मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहा हूँ। मैं तो देखिए, मेरी पूरी ज़िंदगी ये है कि मैंने अदालत के चक्कर काटे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। बाबरी मस्जिद की लड़ाई हमने लड़ी है। मैं 19 साल तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बाबरी मस्जिद कमेटी का कन्वीनर रहा हूँ। तो अदालत के फैसलों की बुनियादों को मैं देखता रहा। जब पारिवारिक मामला आया तो इंसान थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो ही जाता है सर। कोई जज्बाती बात ही नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप उठाकर कल से परसों से इसका जो विश्लेषण हो रहा है मीडिया में, उसको उठाकर देख लीजिए ना। उसकी क्या गलतियां लोग बता रहे हैं ना, इस फैसले के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हैं, सब लोगों ने गिना दिए। परसों आप वायर का में करण थापर का जो इंटरव्यू है दुशान दवे से, उसको देखिए, 6 गलतियां गिनाई उन्होंने इस फैसले के अंदर। लेकिन वही करण थापर साहब गलतियां गिना रहे हैं, वही जो बीजेपी सरकार है और जो अन्य दल हैं वो सर खामियां इनकी बता रहे हैं। बीजेपी तो करेगी। आप मुझे बताइए, दिल्ली के दंगे किसने करवाए थे? जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिन लोगों ने इस तरह के बयानात दिए थे, वो तो आज किन लोगों ने दिए थे सर? मिनिस्टर बने हुए हैं। आपको मालूम है, कपिल मिश्रा के ऊपर हाई कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ FIR करवाइए, नहीं करवाई गई। हाँ तो फिर तो अब वो लोग तो खुशियां मनाएंगे, इसलिए कि जो लोग जिम्मेदार हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, जो लोग जिम्मेदार नहीं है उन पे कार्रवाई हो रही है। तो खुशियां कौन मनाएगा? आप अंदाजा लगा सकते तो सर आगे के लिए क्या आप लोगों ने रास्ता चुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी मना कर दिया 1 साल तक जमानत नहीं मिलेगी उनको, तो आगे के लिए किस तरह रास्ता देखते हैं सर आप? नहीं, हमारे वकील इस पर गौर कर रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, उस पर कार्रवाई होगी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये उमर खालिद के पिताजी हैं जो ये बता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे तो कहीं नाखुशी जाहिर हुई है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पूरा फैसला आया है, कहीं ना कहीं मायूसी इनके हाथ लगी है और अभी अगले 1 साल तक उमर खालिद को जेल में ही रहना पड़ेगा। हालांकि बड़ा मुश्किल समय है, लेकिन इनका ये कहना है कि कानून सर्वोपरि है, कानून की बात को मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सोच विचार करेंगे इनके वकील कि आगे उनको क्या राह अपनानी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है इस पूरे मामले में। जितेंद्र चौहान, स्टेट मिरर के लिए।